हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल काफी महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। 11th क्लास में केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड का टॉपिक है। इसकी कमियां भी चर्चा करेंगे। अब बोर का परमाणु मॉडल आया क्यों? जैसे आप कुछ चीज का निर्माण करते हैं और आपकी निर्माण में कुछ कमियां रह जाती है, उसके सुधार के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आया और उसी का एक नया रूप दे दिया। इसी प्रकार भाई परमाणु से मॉडल के संबंधित जैसे थॉमसन ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए, भाई रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन इनके मॉडल में भी उतना ज्यादा स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं हो पाया। इसलिए इनकी कमियों को दूर करने के लिए बोर साहब आए और 1933 में नील बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब थोड़ा सा समझना जरूरी है कि बोर का परमाणु मॉडल आखिर किससे संबंधित है। तो परमाणु मॉडल मतलब परमाणु से संबंधित है। अब जैसे कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु जो होते हैं परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यदि मैं पदार्थ की बात करूं, ये है पदार्थ। पदार्थ किससे मिलकर बना है? अणु से मिलकर बना है। और अणु की मैं बात करूं तो अणु जो है वो परमाणु से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। अब ये परमाणु है और परमाणु में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस परमाणु में भाई साहब क्या क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आपका पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ये तीन चीज पाया जाता है परमाणु में। अब इस इलेक्ट्रॉन हेतु व्याख्या किया किसने? नील्स बोर ने। कब? 1913 में। किस सिद्धांत पर आधारित था इनका जो परमाणु मॉडल है? तो ये क्वांटम से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। तो इन्होंने क्या बताया, जैसे भाई जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है कि भाई साहब प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक के केंद्र में पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं कुल मिलाकर के, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा लगाते हैं। अब भाई साहब इसकी जो व्याख्या है बोर ने की थी कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। तो यहां पर मैं एक छोटा सा पॉइंट दे रहा हूं। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट पहले मैं दे देता हूं। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरा हो गया नाभिक। क्या हो गया? नाभिक। और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है। ये वृत्ताकार पथ है। जिससे पहला मैं यहां पे बनाता हूं, थोड़ा सा आप लोग अपने स्केल, सुइया जिसे बोलते हैं ना, प्रकार जिसे बोलते हैं, उसकी सहायता से आप बेहतर रूप से बनाएं। ये आपका पहला कक्षा है। कौन सा कक्षा हो गया? पहला कक्षा बन गया। इसके बाद दूसरा कक्षा बनाओ। दूसरा कक्षा मैं बना रहा हूं बेहतर रूप से, कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा ही बने ताकि दिखने में भी ठीक ठाक दिखे। ये बोर का परमाणु मॉडल है भाई साहब। ये मेरा दूसरा कक्षा बन चुका है। इसके बाद हमको बनाना है तीसरा कक्षा। चलो भाई, टनटना टन, तीसरा कक्षा। बेहतर बनना भाई, ज्यादा इधर उधर मत जाना, वृत्तीय मार्ग पर ही रहना। ये लो भाई साहब, ये तीसरा कक्षा हमारा बन चुका है। और भाई इसके बाद भी चौथा कक्षा भी हो सकता है। जी सर, बिल्कुल चौथा कक्षा हो सकता है। तो हम आगे लेकर चल रहे हैं चौथे कक्षा पर। और ये हमारा चौथा कक्षा, ये लो भाई साहब, ये हमारा चौथे कक्षा के निर्माण कार्य प्रारंभ और खत्म। ये हमारा बोर का परमाणु मॉडल प्रस्तुत हो गया। अब इसमें भाई साहब थोड़ा नामांकन करना है। तो देखो जरा, जो हमारा पहला है, ये जो पहला है, ठीक है, ये पहला, इसे हम के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के। या हम इसको कह सकते हैं पहला कक्षा। कौन सा कक्षा? पहला कक्षा। जो हमारा दूसरा है प्यारे बच्चों, दूसरा है, इसे बोलते हैं हम एल या दूसरा कक्षा। जो हमारा तीसरा कक्षा है इसे बोलेंगे एम या तीसरा कक्षा। ये जो चौथा है इसे बोलेंगे एन या चौथा कक्षा हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास जो ये हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है? कक्षाएं हैं। क्या है? कक्षाएं हैं। चारों क्या है भाई साहब? कक्षाएं हैं। तो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। लिख लो आप लोग, इसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। नाभिक के चारों ओर भाई साहब ये क्या है? ऑर्बिट है। ओके, क्या है? ऑर्बिट है। तो बोर ने अपने मॉडल में प्रस्तुत दिया भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर
वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं जिसे ऑर्बिट कहते हैं। ये भाई साहब वृत्ताकार पथ आपको दिख रहा है, ये आपका ऑर्बिट हो गया। फिर बताया कि प्रत्येक कक्षा, जैसे हमने कहा पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा, प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा संलग्न रहती है। समझ रहे हो, जैसे हमारा भाई ये पहला कक्षा है, दूसरा कक्षा, तीसरा, चौथा, इनमें सब में एक एनर्जी निहित है, एक निश्चित ऊर्जा निहित है। इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा कोष कहा गया या ऊर्जा स्तर कहा गया। दूसरा नंबर लिखेंगे, पहला नंबर तो आपने समझा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। दूसरे नंबर में आपको समझाया गया कि जो प्रत्येक कक्षा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो कक्षा है ऑर्बिट है, इन कक्षा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में ऊर्जा संलग्न रहती है। इसे ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष भी कहते हैं। और इन स्तरों को क्रमशः 1, 2, 3, 4 या KLMN से दर्शाते हैं। समझ में आया कि प्रत्येक जो आपका कक्षा है कहीं ना कहीं कुछ ऊर्जा से संलग्न है, और इन ऊर्जा स्तरों को हम ऊर्जा कोष है ना कहते हैं, जिसे 1, 2, 3, 4 या KLMN आदि से दर्शाते हैं। ठीक, तो 2 हो गया। पहला आपने समझा, इलेक्ट्रॉन चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं जिसे कक्षा कहते हैं, और प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा संलग्न रहती है जिसे ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष कहते हैं। इन्हें 1, 2, 3, 4 या KLMN से दर्शाते हैं। तीसरे नंबर में बताया कि हर एक कोष है उसमें एक निश्चित ऊर्जा है, तो इलेक्ट्रॉन इस पर चक्कर लगाएगी। जैसे पहले कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही है, तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही है, अपने एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर घूम रही है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना तो क्षय होगी और ना ही वृद्धि होगी उसमें। सिंपल है। अब भाई ऐसा नहीं कि घूमते घूमते यहां चली गई, ऐसा नहीं होगा। यदि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर, एक निश्चित कक्षा पर, एक निश्चित कोष पर घूम रही है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही है, तब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ना तो क्षय होती है और ना ही भाई साहब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई वृद्धि होती है। समझ रहे हो, मतलब यदि उसे दूसरे कोष में जाना है, जैसे भाई साहब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो ऊर्जा स्तर बढ़ेगा, यदि दूसरे कोष में जाना है तो उसे कहीं ना कहीं से एनर्जी लेना पड़ेगा। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन निम्न, जैसे हमारा ये पहला जो कोष है वो निम्न ऊर्जा है, फिर उससे उच्च, फिर उससे उच्च, फिर उससे उच्च, तो निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएगा तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी ग्रहण करेगा। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर से तृतीय पे जा रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा, ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तब वो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है। तो बोर ने यही तो बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपने एक निश्चित ऊर्जा कोष पर, एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर, एक निश्चित कक्षा पर, एक निश्चित कोष पर गति कर रहा होता है, घूम रहा होता है, तब इलेक्ट्रॉन की ना तो ऊर्जा क्षय होती है और ना ही इलेक्ट्रॉन में कोई ऊर्जा वृद्धि होती है। ये चीज बता दिया। 3 तो आपको क्लियर हो गया। जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गमन करते हैं जिसे कक्षा कहते हैं। हर एक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है जिसे हम ऊर्जा स्तर, ऊर्जा कोष 1, 2, 3, 4 KLMN आदि से दर्शाते हैं। अब तीसरे नंबर में कहा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर घूम रही है तो ना तो उसमें ऊर्जा की लॉस होगी, ना तो ऊर्जा में इंक्रीज होगी। सिंपल है, ना तो वृद्धि होगी ना तो कमी होगी। चलिए चौथे नंबर में क्या बताया कि भाई साहब जैसे ऊर्जा के समान ही किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है वो जो होता है MBR h/2π के समगुणक होता है। ठीक है, h/2π के समगुणक होता है, यानी MBR जो आपका होता है, MBR कोणीय वेग आपका NH/2π यानी गुणक होता है। n में 1 हो सकता है कक्षा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है h/2π का पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। ठीक, चलिए 5वें नंबर में बताया कि जैसे भाई साहब इलेक्ट्रॉन हमारा एक निश्चित ऊर्जा में घूम रहा है, गति कर रहा है, जब ये उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन जो है कहीं ना कहीं से ऊर्जा को अवशोषित करता है और अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है। मैंने क्या कहा, पहला है, ये पहले से जब दूसरे नंबर पे जा रहा है तो कहीं ना कहीं से ये एनर्जी लेता है फोटॉन के रूप में, जिसे क्वांटा के रूप में कहते। तभी तो कहा गया भाई ये मैक्स प्लैंक के क्वांटम के सिद्धांत पर आधारित है।
बोर, नील्स बोर ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को अध्ययन किया कि भाई जो क्वांटम सिद्धांत में एनर्जी, जो आपका प्रकाश है, छोटे छोटे बंडल के रूप में पाए जाते हैं, जब इसको किसी इलेक्ट्रॉन पर आपतित कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा तो निम्न ऊर्जा स्तर से कहीं उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएगा, लेकिन पुनः यदि वापस आएगा तो वो ऊर्जा को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। जैसे आपसे कोई पैसे लेकर जाएगा और जब उसका काम हो जाएगा तो आकर के आपको जो आपका पैसा वो वापस कर देगा, है ना, कर्जदार है ना भाई, आपसे लिया है। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है तो एनर्जी क्या है, अवशोषित करता है, ऊर्जा कहीं ना कहीं से लेता है, और जब वो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है, मतलब जब निम्न से उच्च पर जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है, और जिसे हम उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और जब पुनः अपने मूल अवस्था में आता है, अपने मूल ऊर्जा कोश में आता है, तो एनर्जी को रिलीज कर देता है। अब इसको लिखना भी है सर, आप तो समझा दिए, अब लिखेंगे कैसे, देखो जरा फटाफट देखो। पहला नंबर देखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्वीकृत वृत्ताकार पथ पर घूमते जिसे कक्षा कहते हैं। समझ गए आप। प्रत्येक कक्षा ऊर्जा की निश्चित मात्रा से संलग्न रहती है, मतलब हर एक कक्षा में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है, जिसे ऊर्जा स्तर, ऊर्जा कोश कहते हैं। इसे 1, 2, 3 KL, MN आदि से व्यक्त करते हैं। ठीक, चलो तीसरे नंबर में देखा आपने, निश्चित ऊर्जा स्तरों या ऊर्जा कोशों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना तो क्षय होती है, ना तो नष्ट होती है, ना तो वृद्धि होती है। मतलब जब घूम रहा होता है एक निश्चित कक्षा में तो उसमें इलेक्ट्रॉन की ना तो क्षय, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा ना तो क्षय होगी ना तो वृद्धि होगी। इसके बाद अगला नंबर है, ऊर्जा के समान ही किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का एक निश्चित मान होता है। कोणीय संवेग में केवल संभावित मानों के लिए ये व्यंजक है, अर्थात इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो कोणीय संवेग है h/2π का पूर्णांक गुणज है। n जहां n क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है भाई साहब, जहां n क्या है, पूर्णांक के रूप में है, पूर्णांक के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिख सकते हो, 1 2 3 4 ऐसा भी लिख सकते हो ना, 1 2 3 4 5 ऐसा, आगे और भी ले सकते हो आप, ये चीज है। फिर 5वें नंबर में हमने कहा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो ऊर्जा की निश्चित मात्रा क्वांटा अवशोषित होती है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और हमने बताया था कि एक निम्न ऊर्जा स्तर से यानी समान ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर कूद जाता है, जिसे उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। चूंकि उत्तेजित अवस्था अस्थायी होता है, अतः इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में पुनः कूद जाता है एवं इस प्रक्रिया में उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश के रूप में कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यानी ये कहा गया कि भाई जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है तो इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा अवशोषित करता है। ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या कर सकता है, अवशोषित, डेल E अवशोषित कर लिया, और फिर जब उसको उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो एनर्जी रिलीज कर देता है। तो इस प्रकार से आपका बोर का परमाणु मॉडल कंप्लीट। नोट्स बना लो, लिख लो, दिक्कत हो नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49 पर। ये मेरा पर्सनल नंबर है, 96 85 29 91 49। 100 रुपये चार्ज है 1 सब्जेक्ट का। बेहतर नोट्स आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।